स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचट। माध्यमिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का जो आपका पेपर 17 मार्च को होने वाला है, उस पेपर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज है वो हमने जारी की है अपने चैनल के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ना, तैयार करना, वीडियो को पूरा देखना, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर देना। हमारे इस पेपर में हमने राजनीतिक विज्ञान विषय के जो 4 टॉपिक है आपके, उनमें से हमने महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में जो महत्वपूर्ण टॉपिक के अनुसार जो प्रश्न है वो बनते हैं, उनमें हम एक एक लाइन वाइज आपको उसके बारे में बताएंगे। सत्ता की साझेदारी में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनमें सबसे पहले है बेल्जियम किस महाद्वीप में है। तो बेल्जियम है वो यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में ये हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इनकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी व लग्जमबर्ग से लगती है। इसके बाद में हम बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर 59% फ्लेमिश इलाके में रहने वाले तथा कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलती है। उसके बाद में बात करते हैं हम, तो यहाँ पर 40% वेलोनिया इलाके में रहने वाले हैं तथा फ्रेंच भाषा बोलती है। शेष जो 1% लोग हैं वो लोग जर्मन भाषा बोलती है। उसके बाद में देखते हैं इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, यानी बेल्जियम की राजधानी कहाँ, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में रहने वाले लोगों में से 80% लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बाकी के जो बच गए शेष 20% लोग वो डच भाषा बोलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अगले पॉइंट पे हम, श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यानी भारत का हमारा पड़ोसी देश है, जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से, भारत का जो तमिलनाडु है उसके दक्षिण तट से कुछ ही दूरी पर, यानी कुछ ही किलोमीटर हिंद महासागर में स्थित है। उसके बाद में हम बात करते हैं श्रीलंका की जातीय सामूहिक जो जातीय बनावट है उसके बारे में करते हैं। श्रीलंका में सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सियालियों का है, जो कुल आबादी का 74% है। यानी श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन है, सियाली जाति के लोग हैं और 74% है। यहाँ की कुल आबादी है वो मात्र 2 करोड़ है। श्रीलंका की आबादी में दूसरा जो सामाजिक समूह है वो तमिलों का है, जो कुल आबादी का कितना 18% है। तमिलों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, यानी तमिल भी 2 श्रेणियों में है। पहले श्रीलंकाई मूल के तमिल, तो श्रीलंकाई मूल के तमिल कितने हैं, 13% है। उसके बाद में हिंदुस्तानी तमिल है 5%, कुल मिलाकर 18%। जो हिंदुस्तानी तमिल है वो औपनिवेशिक काल में यहाँ से हिंदुस्तान से जो लोग बागानों में काम करने के लिए गए हुए जो लोग थे तमिल, उनकी संतान है। उसके बाद में श्रीलंका में 7% ईसाई लोग हैं, यानी 74% सियाली, 18% तमिल और 7% ईसाई लोग हैं। यहाँ की अधिकतर जो सियाली लोग हैं उनका धर्म क्या है, बौद्ध धर्म, जबकि जो तमिल है वो हिंदू और मुसलमान दोनों है। श्रीलंका 1948 में, कब 1948 में, इसमें मिस प्रिंट हुआ है, 1948 में स्वतंत्र राज्य बना था। उसके बाद में इसमें कुछ मिस प्रिंट हुआ है कि एक जो कानून बनाया गया था उस कानून के तहत श्रीलंका के जो लोग थे उन लोगों को उसके बाद में हम अगला टॉपिक देखते हैं। उसमें श्रीलंका में जो कानून बनाया गया था उस कानूनों में किस प्रकार से लोगों को क्या अधिकार दिए गए थे। यानी 1956 में एक कानून घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1956 में। 1956 में श्रीलंका में मिसप्रिंट रह गया था, इसमें 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिलों को दरकिनार करते हुए सियाली जो भाषा है, सियाली भाषा को कौन सी भाषा घोषित किया गया था, राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया, यानी राजभाषा घोषित किया गया था। उसके बाद में विश्वविद्यालय व सरकारी नौकरियों में सियालियों को प्राथमिकता देने की नीति चली, यानी बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने के लिए नीति चलाई गई थी।
संविधान में प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को यानी बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी और बढ़ावा देगी। श्रीलंका तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार के समान अवसर की मांग की थी, यानी सीएलए लोगों ने इसकी मांग की थी। उसके बाद में देखते हम हमारे पड़ोसी देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सबसे अच्छा रिकॉर्ड किसका है? श्रीलंका का है। श्रीलंका में जो गृह युद्ध छिड़ा था वो 2009 को समाप्त हुआ था। बेल्जियम में 1970 से 1993 के बीच संविधान में 4 संशोधन किए गए। क्यों किए गए? ताकि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन यानी परायेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सके, इसके लिए किया गया था। बेल्जियम के संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी? बराबर रहेगी। बेल्जियम में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार है। उस स्तर को क्या नाम दिया गया था? सामुदायिक सरकार। यानी यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम, यूरोपीय जो संघ है उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में उसका मुख्यालय है। उसके बाद में सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? यानी शासन के विभिन्न अंगों जैसे विद्यालय, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का जो बंटवारा है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर आपसी अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी अंग है वो सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। इसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, लेकिन न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर क्या करती है? नियंत्रण बनाए रखती है, अंकुश लगाए रखती है। उसके बाद में देखते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है? उच्चतम और निम्नतम स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इसका एक उदाहरण है। बेल्जियम में फ्रांस भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा ताकतवर, समृद्धशाली थे। बोलने में कम थे लेकिन ज्यादा ताकतवर थे। उसके बाद में गृह युद्ध क्या होता है? किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह को हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि ये युद्ध सा लगे तो उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। उसके बाद में सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता की साझेदारी अलग अलग राष्ट्रों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। उसके बाद में दूसरा टॉपिक हमारा संघवाद। संघवाद जो हमारा टॉपिक है उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा टारगेट क्या? 100 में से 100। तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को अच्छे तरीके से तैयार करें। 1993 में बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई। यानी 1993 तक कौन सी थी? एकात्मक। वर्तमान में कौन सी है? संघात्मक। श्रीलंका में अभी भी वर्तमान में यानी एकात्मक शासन प्रणाली है। यानी आज भी श्रीलंका में एकात्मक शासन प्रणाली है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? केंद्रीय प्राधिकार यानी केंद्र सरकार के पास, और उनकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों में बंट जाती है। यानी केंद्र सरकार और जो उसकी राज्य सरकारें हैं उनमें बंट जाती है। और एकात्मक में सारी शक्तियां किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास। विश्व में 193 देशों में से 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है और इस 25 देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य यानी 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं? देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना। दूसरा, क्षेत्रीय विविधता का पूरा सम्मान करना। उसके बाद में संघीय सरकार के में 7 आकर संघ बनाने के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और 7 रहकर संघ बनाने के उदाहरण है भारत, बेल्जियम और स्पेन। उसके बाद में अधिकार क्षेत्र क्या होता है? यानी ऐसा दायरा या क्षेत्र जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, कानूनी रूप से अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित किया जा सकता है। यानी एक भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों यानी अधिकारों को 3 सूचियों में बांटा गया है। केंद्र और राज्य सरकार में जो
अधिकार है वो 3 सूचियों में बांटे गए हैं। तो पहली सूची कौन सी है? पहली सूची संघ सूची है। पहली सूची कौन सी है? संघ सूची। संघ सूची के विषय कौन कौन से? प्रतिरक्षा, महत्वपूर्ण जो विषय है, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार। इस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। उसके बाद में राज्य सूची। राज्य सूची के मुख्य विषय कौन से? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, और इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, इस पर राज्य व केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है। अगर टकराव की स्थिति आ जाए, टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून है वो मान्य होगा। इन विषयों के अलावा बाकी बचे शेष विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, यानी इनके अलावा जो अन्य विषय है वो किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। भारत का जम्मू कश्मीर राज्य एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना एक अलग संविधान था। कब तक था? 5 अगस्त 2019 से पहले। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने पर फैसला उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। हिंदी भारत की राजभाषा है जो 40% भारतीयों की मातृभाषा भी है। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कार्यों में प्रयोग के लिए अनुमति दी है। उसके बाद में गठबंधन सरकार क्या होती है? गठबंधन सरकार एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। उसके बाद में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया, एक तो हिंदी और 21 अन्य भाषाओं को। भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला भाषा है। कितने लोगों के द्वारा बोली जाती है? 8.04%। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1 नवंबर 1956 को, और इसकी स्थापना 1953 में हो गई थी। स्थापना 1953 में हो गई थी। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है तथा महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण जब केंद्र व राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहती है। विकेंद्रीकरण की दिशा में पहला बड़ा कदम भारत द्वारा 1992 में संविधान के संशोधन 73 व 74 में किया गया था। स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना वैधानिक बाध्यता है, यानी संविधान के अनुसार नियमित रूप से 5 वर्ष बाद में उनके चुनाव कराने आवश्यक है। स्थानीय स्वशासी निकायों में सदस्यों व पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है और महिलाओं को भी 1/3 आरक्षण दिया गया है। ग्रामीण पंचायती राज व नगरीय स्वशासन के चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है और ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? सरपंच। और सरपंच का चुनाव वो ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से करवाया जाता है। ये हमने 2 पाठों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम लेकर आए हैं। इसके बाद में हम अगले 3 पाठों के क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल RJ 18 चुनावी खबर व जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो में बताई गई जो क्वेश्चन है वो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 यानी 17 तारीख को आने वाले क्वेश्चन है। इन्हीं में से आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।